हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आयुष सर, मैं ब्रजेश प्रजापति आप सभी के लिए नीट के वो 10 सवाल लेकर के आए हैं जो कि इस शिफ्ट में थोड़े से अच्छे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो केमिस्ट्री का मामला रहा है वो मॉडरेट सही रहा है ना सर? और फिजिक्स इस बार थोड़ी सी डिफिकल्ट आई है और कहीं ना कहीं बच्चों को इससे परेशानी भी हुई है। 720 में 720 जो लाने वाले थे संख्याएं, वो पिछले साल काफी ज्यादा थी, इस साल घटती हुई नजर आएगी। शायद ही किसी को 720 में 720 मिलेगा, मिल सकता है, क्योंकि कुछ ना कोई ऐसा बच्चा होता है जब जेईई एडवांस में अच्छा स्कोर ला सकता है, टॉप स्कोरर हो सकता है, तो नीट में भी लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार के जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग टास्क तो बड़ा है कि नहीं? आराम से, बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए हम लोग देखते हैं वो 10 सवाल को जो इस बार केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पेपर में डिफिकल्ट थे। मतलब कि 45 क्वेश्चन में ये 10 ऐसे सवाल है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्रिली टाइप क्वेश्चन थे जिन्हें हमें अभी डील करना है और हमें समझेंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या था, हमें क्या करना चाहिए था उस समय, है ना? हाँ, तो चालू करते हैं सर। हाँ, बिल्कुल सर। तो हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, हम लोग के पास एक सवाल है यहाँ पर, बोलता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। देखो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। डेल्टा ई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, ये सभी को पता है। और आपको पता है ये जो डेल्टा ई है ये क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है ना? और ये एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करेगा वो उसके सीएफएससी पे डिपेंड करता है। तो आई होप आप सभी ने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े होंगे जो सीएफएससी को अफेक्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो आपको देखना है लिगेंड्स को। सबसे पहला किसका फैक्टर को देखना है? लिगेंड्स को। आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ 4। तो लिगेंड जिसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी डेल्टा ई भी ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा किसकी होगी। अगर मैं डेल्टा ई का ऑर्डर सजाऊं, या जिसको आप सीएफएससी बोलते हो, अगर मैं उसका ऑर्डर सजाऊं तो सबसे ज्यादा कौन होगा? बी, फिर कौन होगा? ए, फिर कौन होगा? अब देखेंगे यहाँ लिगेंड सेम हो गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 उसकी सीएफएससी ज्यादा होगी। उसके बाद आएगा आपका डी, उसके बाद आएगा सी। अब वेवलेंथ का सजाना तो इन्वर्सली करना पड़ेगा। बहुत जन यहाँ पर कंफ्यूज क्या हो जाते हैं एग्जाम हॉल में कि 45 क्वेश्चन मिले हैं, बहुत कम समय है, तो वो इसी ऑर्डर पे टिक मार देते हैं बहुत बार। आप देख रहे होंगे ऐसा भी ऑर्डर यहाँ नजर आ रहा है जो कि आपको -1 दिला सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो लैम्डा का जो ऑर्डर आएगा इसके विपरीत आएगा, मतलब बी, देन ए, देन डी, देन सी। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल कैसा है। तो दूसरा सवाल ना हमारे ऑर्गेनिक के हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से आ रखा है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अगर आपने बहुत छोटी सी नेम रिएक्शन पढ़ी होगी और आपको ऑर्गेनिक में अगर रिएजेंट का फंक्शन पता होता है तो बेसिकली हम ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ऑर्गेनिक में हमें बेसिकली करना भी यही होता है कि अगर आपको रिएजेंट का फंक्शन पता है तो आप रिएजेंट के फंक्शन के बेसिस पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात को जो हमारे इस बार 25 में क्वेश्चन पूछा था, इसमें उसने एक एल्कीन का दे रखा था, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ उसने बात HBr और बेंजाइल पेरोक्साइड की करी हुई है। और हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि कहीं पर भी एल्कीन का केस आ रहा हो और इस एल्कीन के साथ जो मेरा रिएजेंट का फंक्शन है, अगर वो रिएजेंट का फंक्शन मेरा कैसा आ जाए कि मैं बोलूं कि मेरा रिएजेंट है HBr और इस HBr के साथ वो कोई भी पर एसिड गिवन हो, तो जनरली हम बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की इन प्रेजेंस ऑफ HBr और पर एसिड, बेसिकली ये रिएक्शन हमारी कहलाती है, बहुत प्यारी से नेम रिएक्शन है, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ। दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ। ये बहुत प्यारी सी रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ की है और आपने सबने पढ़ा हुआ है और हमने भी पढ़ रखा है। क्लास में मोस्टली बता भी रहे होते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ हम डील कैसे कर रहे होते हैं। हमें करना क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ हम क्या बोलते हो कि ये जो Br नेगेटिव आयन है, ब्रोमाइड आयन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ब्रोमाइड आयन उस सेंटर पे, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस सेंटर पे ऐड होता है जहां पे हाइड्रोजन के एटम्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। कहां पे चेक करना है? जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, केवल वहां पे चेक करना है, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करूं इस अनसिमेट्रिकल एल्केन में, तो इन दोनों सेंटर पे ये वाला सेंटर ऐसा है जहां पे हाइड्रोजन के एटम्स बने, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो सीधी सी बात थी कि मेरे को Br को यहाँ पे अटैक कराना था, डबल बॉन्ड माइग्रेट कराना था और H+ को एस्ट्रेट कराना था। तो जो मेरा पहला प्रोडक्ट बनता इस सबसेट से, पहला वाला क्या बनाते कि आपके पास एक 5 मेंबर्ड की रिंग होती, हम 5 मेंबर्ड की रिंग बनाते, इस 5 मेंबर्ड पे मेरा ये CH3 होता और इस सेंटर पे मेरा क्या लग जाता, Br। ये पहली मार्कोनिकॉफ वाली रिएक्शन डील हो जाती, पहली। इज इट क्लियर? अब
इसके बाद जो सेकंड रिएजेंट उसने मल्टीपल वाले में केशियन दे रखा है ना, केशियन में बाबू कुछ नहीं करना था। केशियन का काम इतना था कि जब आप इसको ब्रेक करते तो सीधा सीधा सा K+ और Cn नेगेटिव देता, और मेरे को पता है कि जो Cn नेगेटिव आयंस है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इज इट क्लियर? कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो सीधी सी बात है कि ये मेरे को क्या देता, ये या तो SN1 चलती या फिर एक ऐसी बात करती SN1 SN2 की बात करता, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। कैसी बात हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसा, तो ये ब्रोमाइड आयन है, ये बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है। तो बेसिक कैसा मतलब है कि हम समझ रहे होते जब बल्कि ग्रुप होता है और न्यूक्लियोफाइल अगर मेरा कोई प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो बेसिकली रिएक्शन किसके थ्रू चलती है? SN1 के थ्रू चलती है। किसके थ्रू चलती है? SN1 के थ्रू। तो साइनाइड का काम कितना था कि साइनाइड आता, ये अटैक करता और Br को क्या कर देता, यहां से बाहर करता। Br क्या कर देता, यहां से बाहर। जैसे ही बाहर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर होता तो मेरा जो सेकंड प्रोडक्ट बनता कुछ मेरे को ऐसा दिखाई देता कि मेरा 5 मेंबर्ड रिंग है, एंड दैट 5 मेंबर्ड रिंग पे मेरा जाता है CH3 और मेरा यहाँ पे आता साइनाइड। साइनाइड को हम कैसे लिखेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड ठीक है C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे लिख देते, समझना, C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाता। अब इसको रिड्यूस करने के लिए उसने एक मेटल डिसॉल्विंग कैटलिस्ट दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बेसिकली मेटल डिसॉल्विंग कैटलिस्ट। ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। और इस रिड्यूसिंग रिएजेंट का काम इतना है कि वो साइनाइड वाले फंक्शन को, कहीं पर भी साइनाइड दिखाई दे, ये साइनाइड वाले फंक्शन को वो कन्वर्ट किस में करता है? प्राइमरी एमीन में, CH2NH2। किस में कन्वर्ट करता है? प्राइमरी एमीन CH2NH2 में। अब ये ऑप्शन तुम्हें कहां दिखाई दे रहा है? ये ऑप्शन अगर मैं चारों ऑप्शन में देखूं, जहां पे मेरा साइनाइड आ रहा है, ये वाला ऑप्शन देखो जरा, ये पूरा सेम वही ऑप्शन आ रहा है, CH3 आ रहा है, और ये मेरा जो साइनाइड दिख रहा है ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया? CH2NH2 में। दैट इज इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। ये पूरी प्रिपरेशन बेस्ड चैप्टर का है, हाइड्रोकार्बन में जाएंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे एरोमेटिक वाले में भी है। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं ना, ध्यान से समझो यार, ये जो सोडा लाइम है, सोडा लाइम हमने सोडा लाइम पढ़ा हुआ है। सोडा लाइम बेसिकली जो कॉम्बिनेशन होता है ना, किसका होता है कॉम्बिनेशन? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। और ये रिएक्शन अपन 10th में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ना, जहां पे एक बहुत प्यारी रिएक्शन पढ़ी होगी, मीथेन की प्रिपरेशन, CH4 कैसे पढ़ा रखा है? CH4 की प्रिपरेशन, CH4 की प्रिपरेशन में तुमने पढ़ रखा है कि अगर सोडियम एसिटेट गिवन हो और इस सोडियम एसिटेट के रिएक्शन तुम सोडा लाइम मतलब NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में करा दो, तो ये जो CO2 है ना यहाँ वाला, ये रिलीज हो जाती है और यहीं से क्या बनता है? CH4 बनता है। और जनरली हम इस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो यहां पर भी क्वेश्चन मतलब समझना, क्वेश्चन तुमसे बोला क्या उसने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, ऑप्शन है जो मेरे को बेंजीन नहीं देने वाला। तो अगर मैं इस बेसिस पे बात करूं, सिमिलर रिएक्शन वही है, सेम रिएजेंट है, सेम कहानी है, बस इस CH3 की जगह पे उसने मुझे दे कर रखा है, उसने मेरे को दे रखा है बेंजीन। और ये बात देखो जरा, सोडा लाइम CO2 यहां से बाहर, रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बच जाएगा? केवल बेंजीन बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहला वाला ऑप्शन तो मेरे को बेंजीन देगा। ठीक, हमें कौन से बताना जो नहीं देने वाला है। दूसरा एनहेक्सेन, और ये जो मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है ना, ये बड़ा प्यारा सा कैटलिस्ट होता है, मेटल ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है, और ये एनहेक्सेन मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है, कई सारे आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके, हम हाइड्रोकार्बन बेसिकली पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां से कई सारे प्रोडक्ट बनेंगे, बट याद रखना पहले एनहेक्सेन ना आइसोमराइज्ड होती है, ये पहले आइसोमराइज्ड होगी, आइसोमराइजेशन के बाद ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है। आइसोमराइजेशन के बाद ये क्या बनाता है? एक साइक्लिक प्रोडक्ट डिफाइन करता है। अब ये जब आइसोमराइजेशन के बाद साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, देन इट विल गिव क्या? बेंजीन। तब ये मेरे को बेंजीन देती है, और ये बेंजीन की बहुत प्यारी सी क्वालिटेटिव प्रिपरेशन होती है बेंजीन के। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रिपरेशन होती है बेंजीन के। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब मेरे को सेकंड ऑप्शन भी मेरे को बेंजीन दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। तो ऑप्शन नंबर 3 पे उसने मेरे को एसिटिलीन दे रखा है इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब, और ये ना बेंजीन की प्रिपरेशन है, एक तरीके से इसकी लैब प्रिपरेशन बोल सकते हो। जो एसिटिलीन से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? बेंजीन प्रिपेयर करते हैं। अगर मेथड समझना है तो मेथड कुछ ऐसा है कि अगर तुम्हें बेंजीन एसिटिलीन से बनाना हो तो एसिटिलीन विच मीन्स कि आप कार्बन के ट्विन बॉन्ड्स ले लो, एसिटिलाइन ले लो, और इस एसिटिलाइन के टोटल 3 मॉलिक्यूल्स ले लो। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स ले लो। जब इसके 3 मॉलिक्यूल्स लोगे ना, ये कंबाइंड होगी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, और कंडीशन भी गिवन है तुम्हें रेड हॉट आयरन ट्यूब।
और टेम्परेचर कितना है 873 केल्विन पे। ये कंबाइन होकर के मेरे को क्या बनाता है, ये बेंजीन देता है, ठीक है, ये बेंजीन बनाता है। ऑप्शन 3 भी हो गई बात। ऑप्शन नंबर 4 ना फिनॉल की प्रिपरेशन है, ये डाइअजोनियम का सॉल्ट है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है। जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड सॉल्ट का तुम हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहां से ना N2 गैस रिलीज होती है। ये याद रखना, जब भी डाइअजोनियम सॉल्ट का केस आता है वहां पे क्या दिखेगा, N2 रिलीज होगी। और इस N2 के रिलीज होने से बचेगा क्या, जब हाइड्रोलाइज करोगे तो ये एक बेंजीनियम कैटायन बनाएगा और इसके साथ ये जुड़ जाएगा आपका OH। तो एक तरीके से ये फिनॉल की प्रिपरेशन है, बेंजीन की प्रिपरेशन नहीं है। ओके, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन और चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ही मेरा करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोलता है यहाँ, इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लैम्डा एम ऑफ अ कंसंट्रेशन 0.50, यहाँ कंफ्यूजन क्या था सर, कंसंट्रेशन यहाँ दे दिया यार, क्या होने वाला है। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, हमको गिवन क्या क्या उसको लिखते चलते हैं। 0.050 मोल पर लीटर। बोलता है सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोबेसिक वीक एसिड, मतलब मोनोबेसिक मतलब जस्ट लाइक HA, मान लो ये H++A-। अगर वीक नहीं होगा ना तो फिर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात ही नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है इसकी जो कंडक्टेंस है आपकी, वो आपका लैम्डा एम आपका क्या दे दे रहा है, 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बड़ा सही है। बोलता है फाइंड आउट इट्स एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा। आपको लैम्डा नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस आपको दे दिया है, कितना दिया हुआ, 50.4 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सब कुछ गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना, ये आपका नेगेटिव का है और पॉजिटिव का क्या दिया हुआ है, एक बार बताइएगा सर। पॉजिटिव का दे दिया है 349.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मोनो बेसिक एसिड देने का मतलब, तात्पर्य समझना, इसका मतलब है कि इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और 1 रहने वाला है। तो अगर मैं लैम्डा एम ऑफ HA निकालूंगा, वो भी इस कंसंट्रेशन के लिए, तो वो क्या निकल करके आएगा, आप लैम्डा प्लस C प्लस लैम्डा इन्फिनिटी प्लस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस निकालेंगे, इसको कॉलरसिस लॉ भी कहते हैं। तो आप देखेंगे आपका जो आंसर आएगा वो 50.4 प्लस 349.6, आपका आंसर लगभग 400 आएगा। अब आपका लैम्डा इन्फिनिटी एम आ गया। अल्फा निकालने का तरीका क्या बेटा, अल्फा कैसे निकालोगे, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम, यहाँ नॉट लिख रहा है, आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। लैम्डा एम आपका क्या दिया हुआ, 90/400, सॉल्व कर डालना, सॉल्व 0.225 आ जाएगा। इज इट क्लियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देखो क्वेश्चन है बड़ा आसान, लेकिन दिक्कत क्या होता है पता है, दिक्कत सर इसमें ये होता है, बच्चे बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं कि बोलते हैं भाई डेल्टा H, पहले तो ग्राफ देख के आधा जन बेहोश, और उसके बाद जो बच गया उसमें से जो जनसंख्या बच जा रही है उसमें होता है कि भैया ये डेल्टा H ये है कि डेल्टा H ये है कि डेल्टा H ये है। तो मैं आपको बता दूं ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ की है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने की। ये एक्टिवेशन कहाँ की है, आ रही बात समझ में। तो आपको यहाँ पर जब भी डेल्टा H पूछेगा तो डेल्टा H आपका होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, या फॉरवर्ड बोल सकते हो, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड। तो आपको जो डेल्टा H मिलेगा वो इस दोनों के बीच की गैपिंग को डेल्टा H कहते हैं, इस दोनों के बीच के गैपिंग को। अब बोलेंगे सर गैपिंग का तो ये भी है और ये भी है, ये तो हट गया, ये भी हट गया, लेकिन ये दो बच रहा है। तो यहां देखो डेल्टा H क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदलते वक्त एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज। अगर मान लो इसका एनर्जी कुछ होगा x, तो ऑब्वियसली इसका अगर y है तो इस y की एनर्जी क्या होनी चाहिए, लेस देन x होनी चाहिए। पहले ज्यादा होगा, निकला तो कम हो जाएगा एनर्जी, तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। अब यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की ज्यादा, यहाँ उल्टा दिखा रहा है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, फॉर अ रिएक्शन, बोला ए गैस कन्वर्टेड इनटू 2B गैस। ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, ये इक्विलिब्रियम का, वो भी केमिकल। देख लो आयनिक से इस बार बहुत पूछा ही नहीं है, मतलब आप देख लो क्वेश्चन,
ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है। बोलता है द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, मतलब Kb जो है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है फॉरवर्ड से, तो 2500 गुना, मतलब 2500 टाइम्स Kf, एंड वी नो दैट Kf अपॉन Kb अगर मैं कर दूं तो 1/2500। अरे याद है क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, Kc। आपको क्या निकालना है, Kc नहीं निकालना है, Kp निकालना है। क्या निकालना है, Kp निकालना है। तो Kp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KcRT डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट साइड कितना है, 1। कहां से पता चलेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। 2 - 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो Kc आपका क्या हो गया, Kc हो गया आपका 1/2500 इंटू R की वैल्यू क्या लिखोगे, 0.0831 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इंटू 1000 इंटू पावर में डेल्टा Ng आपका क्या है, 1। इन सब को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आएगा 0.033। इज इट क्लियर, सारा वैल्यूज आपको पता है, पुट करके आंसर निकालना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की और। अब पारी ऑर्गेनिक, लीजिए सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। ऑर्गेनिक का ही बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, हम इस रिएजेंट के साथ फेमिलियर है ना, बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि CH3MgBr कौन सा रिएजेंट होता है। बेसिकली हम इसको जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द, ये कौन सा रिएजेंट कहलाता है, इसको अपन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की, तो मेरे को ना ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का जो फंक्शन है, अगर ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले क्वेश्चन में भी, कि जब आप कोई भी ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, तो ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन चीज होती है कि आपको ना रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए। रिएजेंट का फंक्शन पता है तो प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन। जैसे CH3MgBr में तुमने पढ़ रखा है कि जो ग्रिग्नॉर्ड वाला केस होता है, इस ग्रिग्नॉर्ड में जो मेरा R होता है वो नेगेटिव होता है। हर जगह मैंने अपन ने इसको पढ़ रखा है पॉजिटिव, बट यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड में कैसा होता है, नेगेटिव। बेसिकली कहने का मतलब ये कि जो मेरा जो अल्काइल हैलाइड है, सॉरी जो अल्काइल ग्रुप है, जो हम नेगेटिव चार्ज बनाने कार्बन है, ये यहाँ पे काम कैसा करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और MgBr इसका साइड प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखो जरा, तो काम क्या करना है, इस पूरे ग्रुप में एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मेरा कौन सा है, कीटोन वाला, और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मेरा कौन सा है, साइनाइड वाला। बट इस कीटोन और साइनाइड में अगर प्रॉब्लम जो सॉल्व करोगे, तो कीटोन और साइनाइड मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, कि जहां पे CH3 इजीली अटैक करे, तो वो सेंटर कौन सा, अपना कार्बोनिल वाला। ये हम लोग एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं अच्छे से। तो अगर ये CH3 और ये भी तुमको एक्सेस में दे रखा है, तो जैसे ही तुम इस पे अटैक कराओगे, ध्यान समझना कैसे अटैक कराने। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि मैंने अपना सबस्ट्रेट लिखा, देखो सबस्ट्रेट लिखा मैंने CH3, ये बनाया मैंने कीटोन, और ये मेरा रह गया साइनाइड। ध्यान समझते चलना, काम क्या करना है। तो जब ये CH3 आएगा फर्स्ट टाइम, CH3 नेगेटिव, ये आके अटैक करेगा, ये यहां गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बना। जैसे नेगेटिव चार्ज बना, तो मेरा जो सबस्ट्रेट आएगा, सॉरी जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, वो देखो क्या बनेगा, CO पर नेगेटिव, और ये O नेगेटिव इस मैग्नीशियम वाले चार्ज के साथ क्या हो जाएगा, बैलेंस, मतलब काउंटर आयन बैलेंस कर देगा। CH3Br, ये इसके साथ तुम्हारा CH3 आगे ऐड हो गया था, और ये अपना साइनाइड ऐसे ही रह जाएगा। अब तुम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए रिएक्शन में क्या ऐड कर रहे हो, एसिडिक वाटर, मतलब एसिडिक सोल्यूशन मिला रहे। जैसे तुम सोल्यूशन में एसिडिक H+ मिलाओगे, ये H+, ये O नेगेटिव एक्सेप्ट करके अल्कोहल बन जाएगा, और रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हम ना रिएक्शन को एक्सेस में करा रहे हैं, और यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और साइनाइड भी है। और साइनाइड का बड़ा प्यारा सा फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कहीं साइनाइड दिखाई दे कहीं भी, और साइनाइड का तुम अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, मतलब वाटर प्रेजेंट है, एसिडिक मीडियम में वाटर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि साइनाइड का तुम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। और जब साइनाइड का तुम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो, तो ये साइनाइड C+OH, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब जब तुम इसका कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, तब यही साइनाइड किस में कन्वर्ट होगी, एसिड में कन्वर्ट होगी। और यही फंक्शन जब तुम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो, बट कैसा करते हो, पार्शियल करते हो, तो बस ये पार्शियल में एसिड से पहले वो अमाइड पे ही बनकर रिएक्शन स्टॉप्ड हो जाती है। बट हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है पार्शियल की, उसने सिर्फ कंडीशन रखी H3O+। इसका मतलब ये कि हमेशा ही मान के चलेंगे कि रिएक्शन का क्या हो रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है। इज इट क्लियर,
तो समझना इसका प्रोडक्ट कैसे बना। तो पहली वाली बात में तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया, एक केस क्लियर हो गया। साइनाइड जब हाइड्रोलिसिस करोगे तुम्हारा क्या बनेगा, एसिड बनेगा, साइनाइड एसिड बना। फिर एसिड में तुम देख रहे हो कि रिएजेंट किस में दे रखा है, एक्सेस में, और CH3 को तुम अटैक कराओगे तो एक बार OH नेगेटिव होगा और OH तुम्हारा क्या आ जाएगा, बाहर होगा। OH क्या होगा तुम्हारा, बाहर होगा। तो यहाँ पे कितनी बार CH3 आएगी, 2 बार CH3 आ जाएगी। कितनी बार आएगी, 2 बार CH3 आएगी। तो अगर मैं तुम्हें अटैक करके दिखाऊं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो देखो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि पहला केस समझना, यहाँ पे एक बार CH3 तुम्हारा आ रखा था, पहली वाला, ये हाइड्रोलिसिस के बाद तुम्हारा ये बन गया था अल्कोहल। इस अल्कोहल के बाद ये जो साइनाइड वाला केस था, ये वाला साइनाइड हमारा बना था कैसा, एसिड बना था। अब इस एसिड पे तुम्हारा CH3 अटैक करा था। जब पहली बार CH3 अटैक करेगा तब इस OH के साथ ये बाहर होगा, तब यहाँ पे तुम्हारा ये O नेगेटिव बनेगा। बात समझ आ रही है, इज इट क्लियर। जैसे O नेगेटिव बाहर करो ये डबल बॉन्ड, OH तुम्हारा बाहर है, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा होगा तुम्हें ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये तुम्हारा CH3 रहा, ये तुम्हारा OH जो पहले केस में था। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये कीटोन बन गया। और ये ऑप्शन में है, ये अगर ये चेक करो तो ये ऑप्शन में दिख भी रहा है, ये ऑप्शन बी में 2 में है, बट एक्चुअली में आंसर ये गलत है, क्योंकि अभी ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तुम्हारे पास प्रेजेंट है और रिएजेंट तुम्हारा एक्सेस में है, तो रिएक्शन आगे फर्दर होगी। फिर जैसे CH3 अगेन रिएक्ट कराओगे नेगेटिव, ये फिर अटैक करेगा, ये O नेगेटिव बाद में इसी वाटर के H+ के साथ क्या बन जाएगा, OH, और यहाँ पे कितने CH3 आ गए, 2 CH3 आ गए। इसका मतलब तुम्हारा आंसर जो होगा फाइनल वो 3rd बनेगा। मैं समझ आ गई। इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर, हर स्टेप का आंसर उसने दे रखा है प्रोडक्ट में, बट तुम्हें समझना क्या है कि ये जो रिएक्शन कंडीशन और CO+ ये कंप्लीट रिएक्शन है, और ये सारे जो प्रोडक्ट है वो पार्शियल कंडीशन की रिएक्शन है। ठीक है, याद रहेगा। चलो बढ़िया, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से आ गया वही ऑर्गेनिक का, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था। रिएजेंट का फंक्शन याद रखना है, तुम्हें रिएजेंट का फंक्शन कैसे याद रखना है। देखो कन्वर्जन क्या हो रहा है केवल क्वेश्चन में, ये एस्टर को वो सिर्फ किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में, और सब कुछ कॉमन है। तो हमने कई सारे रिएजेंट के फंक्शनल ग्रुप पढ़े कि कौन सा रिएजेंट किस फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है। और अगर मैं देखूं तो ये एस्टर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब एस्टर को रिड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब जब रिड्यूस करोगे तो तुम्हें कौन सा रिएजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग रिएजेंट चाहिए, और ऑप्शन में चारों के चारों रिड्यूसिंग रिएजेंट ही गिवन है। अब समझो, तो अब इन सबके फंक्शन समझो बस। जो पहला रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H+H2O, ये जो रिएजेंट है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। कैसा होता है ये, इज इट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। इसका काम क्या है, ये इस पूरे एस्टर को कहीं पर भी तुमने अगर एस्टर बना रखा होगा Cr डबल बॉन्ड OOR, इस एस्टर को वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो तुम्हारा कुछ RCH2OH ये बनेगा। कब, जब तुम क्या यूज करोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे। तो ये तो तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। मेरे को क्या चाहिए, एल्डिहाइड, तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड केस में आ जाओ। अच्छा, सेकंड से पहले इसको देखो जरा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये भी माइल्ड, बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रॉक्स से थोड़ा सा वीक होता है क्योंकि बोरोन का रिएजेंट है। हम रिएजेंट फंक्शन में नेमिंग में पढ़ते हैं। ये इसको बेसिकली हम माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट बोलते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट। और ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, इसके अलावा और ये किसी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये तो रिएक्शन में गया ही नहीं, ये तो बात ही खत्म हो गई, रिएक्शन में गया ही नहीं। और H2PDBSO4 ये पड़ा हुआ है, दैट इज रोजनमुंड रिएक्शन पड़ी है। ये रोजनमुंड का कैटलिस्ट है, रोजनमुंड का। और वैसे भी जानना है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट या हाइड्रोजनलाइसिस कैटलिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी काम एस्टर के साथ रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं है। और ये अगर करेगा भी, अगर ये एक्सेस में है, तो इसका भी काम है कहां लेके जाएगा, वो प्राइमरी अल्कोहल में। और ये जो रिएजेंट लिखा हुआ है इसने इसको बस ओपन कर दिया। इसको अपन जनरली डाइबल के नाम से पढ़ते, याद आ रहा है, इसको ना अपन डाइबल पढ़ते हैं, डाइबल H। कंफ्यूज हो जाएंगे बेसिकली, उनको ये आदत है। हाँ, डाइबल H तुम्हें अगर ये डाइबल H लिख के दिया होता है ना, तुमने आंसर मार दिया होता। उसने सिर्फ एक्सपेंड कर दिया डाइबल H को। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, दैट्स खत्म। ये बहुत ही वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। इसका काम है कि एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके छोड़ देता है, इसके आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और एक बड़ी प्यारी रिएक्शन पढ़ी तुम डाइबल की, ये साइनाइड के साथ भी रिएक्शन करता है और ये साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। जबकि ये तीनों साइनाइड को अल्कोहल बनाएंगे, लेकिन डाइबल तुम्हारा सन किस बनाता है, एल्डिहाइड में। बड़ी प्यारी रिएक्शन डाइबल की भी पूछी जाती है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा, सेकंड वाला बनेगा एज कंपेयर टू ऑल। ओके, आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा,
फिर से ऑर्गेनिक का ही है, ये बहुत प्यारा कॉमन सा क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का, स्टेटमेंट था और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के आंसर मारना चाहिए था, क्या करना चाहिए था समझो। उसने ना स्टेटमेंट असर्शन, स्टेटमेंट याद रखा है, असर्शन पहले पढ़ लो इसका। वो एक ग्रुप दे रखा है, वो कह रहा है कि अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन Cl। तो हमने पढ़ा हुआ है कि तुम्हारा जो रिएक्शन SN2 होता है या SN1 होता है, ये ग्रुप की जो भी कोई ग्रुप होगा, इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस ग्रुप के साइज पे डिपेंड करता है। सीधी सी बात, हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी SN1 SN2 जो हम भी रिएक्शन डील कर रहे होते हैं, हमें डील करते हैं जो हमारा ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप है, बेसिकली लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप के फंक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब लिविंग ग्रुप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या फैक्टर आएंगे, साइज का फैक्टर, ये दोनों फैक्टर देख करके हम डिफाइन करते हैं रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी। फिलहाल इसमें उसने कहा कि अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन Cl। रीजन देखो, कह रहा है कि आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट साइज। वह बात तो सही है कि आयोडीन का जो साइज होता है ये है और क्लोरीन का साइज तुम्हारा ये है। और हमने पढ़ा जितना बल्कि ग्रुप, जितना बड़ा बल्कि ग्रुप होगा उसका लिविंग टेंडेंसी क्या होती है, फास्ट होती है एज कंपेयर टू स्मॉलर ग्रुप। बस ये कहानी। तो इसका मतलब ये असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ढूंढो कहां दिख रहा है तुम्हें। तो अगर मैं ऑप्शन पढ़ूं तो हमारे लिए मेरा ऑप्शन मिलेगा जहां पे हाँ ए, कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों बातें करेक्ट है और आर जो रीजन है वो ए का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल का देखो जरा। यहाँ पर क्या बोल रहा था, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दे दिया, Ba2+ का निकालना है ना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 आयन दे दिया है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 दे दिया है, क्रिस्टलाइजेशन दे दिया मतलब Ba2+ एक्वस से प्लस SO4 एक्वस से आप क्या बनाओगे, BaSO4 सॉलिड बनाओगे, यही बनाओगे ना। अच्छा, इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या है, 4.5 किलो कैलोरी। SO4 आयन का कितना है, -216 किलो कैलोरी पर मोल। और इसका हमें पता नहीं, इसका हम x मान लेते हैं। अब बोल क्या रहा है कि द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, आपको इसका डेल्टा H भी दे दिया है, कितना दिया हुआ है, -349। बहुत ही आसान, ये भी किलो कैलोरी पर मोल में, ये यूनिट्स में कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बहुत बार अगर दिक्कत करना होता तो यूनिट चेंज कर देता तो और डिफिकल्ट बन जाता। तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब आप देखो, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, -4.5 -206 प्लस x, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सॉरी -4.5 किलो कैलोरी। ठीक, अब यहां आ गया -349.5 भी है क्या, कुछ नहीं, 349। ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो जो एक राउंड में घूम रहा मान लीजिए वो सारे आपके, तो ये आपका इधर गया, ये आपका इधर गया, ये आपका डेल्टा H आ गया, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, इन सबको x में आप करोगे तो -4.5 प्लस 206 प्लस प्लस क्या जाएगा -x और ये होगा -349। इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 28.5। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन का आप जो लेवल देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं इन सारे क्वेश्चंस में बेसिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। खासकर आप ऑर्गेनिक में देख रहे हो, रिएजेंट्स का मतलब उस पार्ट को उसने छुआ है जहां पर लोग सोचना छोड़ देते हैं। तो वहां अगर आप उन सारी चीजों को पकड़ के बैठोगे तो आराम से आप नीट के क्वेश्चन को केमिस्ट्री में तो कर पाओगे। बाकी फिजिक्स और बायो के भी पेपर डिस्कशंस होंगे तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जिसमें बच्चे फंस सकते थे एग्जाम, जो हमें लग रहा था कि बच्चे फंस सकते हैं, हमने वो फिलहाल उसकी बातें करी है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कभी और। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और जबरदस्त रहे। धन्यवाद।